हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंडियन हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और अगला लेक्चर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न, आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नस्तलीक जो मुगल सम्राट अकबर की पसंदीदा थी वो है, यानी कि मुगल सम्राट अकबर की पसंदीदा नस्तलीक क्या है, नस्तलीक से क्या तात्पर्य है। तो नस्तलीक जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। नस्तलीक जो है वह अकबर की पसंदीदा सुलेख या कैलीग्राफी या हस्तलेखन शैली थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, नस्तलीक अकबर के समय की प्रचलित या अकबर की पसंदीदा हस्तलेखन कला शैली थी। ठीक है, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीत की टप्पा शैली को पुनर्जीवित और विकसित किया गया था। ठीक है, संगीत की टप्पा शैली को जो पुनर्जीवित और विकसित किया गया वह शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब से कब तक गद्दी पर बैठा है? मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक गद्दी पर रहा और इसी दौरान अपने दरबार में संगीत की टप्पा शैली को पुनर्जीवित किया है। इस दौरान दो महत्वपूर्ण ऐसे संगीतकार हुए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है टप्पा शैली को पुनर्जीवित करने में। इनमें एक है सादारंग खान और दूसरा है सोरी मियाँ। ये दो संगीतकार हैं मोहम्मद शाह के समय होते हैं जिन्होंने टप्पा शैली के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे पहले यह जानिए कि आखिर झरोखा दर्शन होता क्या है। तो झरोखा दर्शन जो है इसके अंतर्गत जो शासक होते थे, झरोखा का मतलब होता है बालकोनी। ठीक है, झरोखा का मतलब होता है बालकोनी। तो इसके अंतर्गत शासक जो थे वे दिन में किसी एक नियमित समय पर अपने महल की बालकोनी से आम लोगों को अपना दर्शन देते थे। वह अपने जो किसान लोग थे, व्यापारी लोग थे, महिलाएं थी और जो प्रजा थी उनके क्षेत्र की, उन सभी को अपना दर्शन देते थे अपने महल के बालकोनी में आकर एक निर्धारित समय में। ठीक है, तो झरोखा का मतलब होता है बालकोनी और दर्शन का मतलब होता है दर्शन देना, यानी कि बालकोनी से दर्शन देना। ये इस प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई और अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की और एक निर्धारित समय पर अपने महल की बालकोनी से आम जनता को अपना दर्शन देता था। 3 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन के लिए कोड का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है? पहला, काकतीय वंश के संस्थापक काकतीय रुद्रदेव थे। यह सत्य है। काकतीय वंश की जो स्थापना थी काकतीय रुद्रदेव, जिसे प्रताप रुद्रदेव भी कहा जाता है, इन्होंने 1162 ईस्वी में चालुक्य के शासक तैलप तृतीय को परास्त करके काकतीय वंश की नींव डाली थी। ठीक है, यानी कि फिर से सुन लीजिए, काकतीय वंश के संस्थापक काकतीय रुद्रदेव या प्रताप रुद्रदेव को माना जाता है, जिन्होंने 1162 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलप तृतीय को परास्त करके काकतीय वंश की नींव डाली थी। पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, ओरुगल्लू इस राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह गलत है। अगर काकतीय वंश की प्रारंभिक राजधानी देखेंगे तो प्रारंभिक राजधानी इसका हनुमान कोंडा था। ठीक है, बाद में अपनी राजधानी को ओरुगल्लू या वारंगल स्थानांतरित करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इस राजवंश के साथ रायगज केसरी और दयागज केसरी जैसी उपाधियां जुड़ी हुई थी। यह भी सत्य है। आप देखेंगे कि रायगज केसरी जो है वह रुद्रमा देवी धारण करती है, रुद्रमा देवी, और दयागज केसरी जो है वह प्रताप रुद्र प्रथम, ये सब काकतीय शासक हैं, इसने धारण किया था। तो तीसरा सही है। चौथा, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। यह भी सत्य है। इसके पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने भी वारंगल या तेलंगाना को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, एमबीटी ने भी अपने सल्तनत में से मिला लिया था। तो 1, 3, 4 सत्य है, दूसरा नंबर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण भारत के किस राजवंश की महिला शासक ने
पुरुष के नाम से तेलुगु भाषी क्षेत्र पर अपना शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काकतीय। काकतीय वंश की स्थापना किसने, काकतीय वंश में अगर देखेंगे कि महिला शासक ने पुरुष के नाम से शासन किया, तो उस महिला शासक का नाम क्या था, रुद्रमा देवी। ठीक है, और तेलुगु भाषी क्षेत्र की एकमात्र महिला शासक होने का जो गौरव है वह रुद्रमा देवी के नाम पर दर्ज है, रुद्रमा देवी को प्राप्त है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 का आंसर बी। मध्यकाल के दौरान ददनी प्रणाली किससे संबंधित था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ददनी प्रणाली किससे संबंधित था, तो जो ददनी प्रणाली है वह वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। वस्त्र उत्पादन में भी आप देखेंगे कि अग्रिम ऋण देने का सिद्धांत जो है, अग्रिम ऋण देने की प्रणाली जो है, अग्रिम ऋण देने की जो प्रथा है वह ददनी प्रथा थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो व्यापारी थे वे व्यापारी आम तौर पर कारीगरों को पैसे उधार देते थे। ठीक है, और कच्चे माल भी उपलब्ध कराते थे। फिर कारीगर जो थे इन सामानों को बनाकर अग्रिम पैसे का इस्तेमाल करके अपने सामान मटेरियल को, उत्पाद को तैयार करते थे, और ये जो पूरी प्रक्रिया थी फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी वही ददनी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर ददनी प्रणाली वस्त्र उत्पादन से संबंधित था और इसके अंतर्गत कारीगरों को, बुनकरों को अग्रिम ऋण देने की प्रथा प्रचलित थी। 6 का आंसर हो जाएगा डी। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सा है, यानी कि गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच बहने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। मुगल सम्राट अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, दीन ए इलाही धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अकबर के द्वारा शुरू की गई नीति थी, या तो बिल्कुल सत्य है, पहला स्टेटमेंट इसका सत्य है। आइए दूसरा, गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, पहला सत्य था, पहला सही। दूसरा, आइए, अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। देखिए यह गलत है। जो मनसबदारी प्रणाली थी, मनसबदारी प्रणाली नागरिक एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित थी, ना कि कृषि व्यवस्था से। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, अबुल फजल ने अकबर के शासन का विस्तृत विवरण लिखा जिसे आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, सत्य है। चौथा, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत और रामायण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, चौथा भी सत्य है। तो गलत कौन सा है, केवल 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब्दुल रहीम खान खाना किस मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे, बहुत आसान प्रश्न, बताइए किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के जानते हैं कि नवरत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। उनमें एक अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। अन्य नवरत्नों का नाम अगर आप देखेंगे तो अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, तानसेन, बिरबल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये सभी जो थे वे अकबर के नवरत्न थे। उन्हीं में से एक अब्दुल रहीम खान खाना है। 9 का आंसर हो जाएगा सी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रमुख सूफी संत को कैद कर लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया को कैद किया था। 10 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला की विरासत है, बहुत आसान प्रश्न, बताइए अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला का विरासत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो अलाई दरवाजा है वह भारत के जो नई दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, वह कुतुब मीनार परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वह अलाई दरवाजा को ही माना जाता है। यह बीपीएससी में एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला का विरासत कौन है, तो अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने क्रोनिका दोस रिस डी बिसनागा यानी कि विजयनगर के राजाओं का इतिहास लिखा है, निम्न में से किस इतिहासकार ने विजयनगर के राजाओं का इतिहास लिखा है, किस इतिहासकार ने, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, डोमिंगा पायस ने। डोमिंगा पायस जो था वह कृष्णदेव राय के दौरान 1520 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। ठीक है, और इसी ने विजयनगर के राजाओं का इतिहास लिखा है। 12 का आंसर हो जाएगा सी।
किस प्रमुख युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? बहुत आसान प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा का युद्ध में हुआ है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध के अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है तालिकोटा का युद्ध का अन्य नाम है। ठीक है, तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इस समय देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की ओर से 4 प्रांतों का गठबंधन मैदान में था, जिसका नेतृत्व राम राय के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रांत थे यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो 4 प्रांत थे उनमें एक अहमदनगर, दूसरा बिदर, तीसरा बीजापुर, चौथा गोलकुंडा। ठीक है, ये 4 प्रांत थे विजयनगर साम्राज्य में शामिल थे। तो तालिकोटा का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न को पूरा पढ़िए, थोड़ा जूम मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। पहला, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सत्य है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज ही कहा जाता था। अमुक्त माल्यद उनके द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई थी, यह गलत है। अमुक्त माल्यद की रचना तमिल नहीं बल्कि तेलुगु भाषा में की गई थी। और इसके साथ साथ देखेंगे तो संस्कृत में जाम्बंती कल्याणम की रचना की गई थी। जाम्बंती कल्याणम की रचना इसी समय की गई थी संस्कृत में। ठीक है, तो अमुक्त माल्यद की रचना तमिल नहीं तेलुगु में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हजारा राम मंदिर और विठल मंदिर कृष्णदेव राय की स्थापत्य कला की विरासत है, सत्य है। नागलपुर नामक नगर का निर्माण उन्होंने अपनी मां की याद में करवाया था, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 2 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कृष्णदेव राय ने यवन राजा स्थान पन्नाचार्य की उपाधि इसीलिए अपनाई क्योंकि, यानी कि कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उन्होंने बहमनी साम्राज्य को बहाल किया और बहाल करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने यवन राजस्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। अब सवाल है, देखिए क्या होता है। जो कृष्णदेव राय जो हैं वे तुलुब राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलुब राजवंश से उन्होंने बिदर और गुलबर्गा पर सफलतापूर्वक हमला किया और बिदर और गुलबर्गा को परास्त करके बहमनी साम्राज्य को एक वैध सुल्तान के हाथों बहमनी साम्राज्य को सौंपा। और इसके पश्चात बहमनी साम्राज्य को पुनः बहाल करने के पश्चात उन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी। 15 का आंसर बी। इतिहासकार आर.एस. शर्मा के अनुसार किस भारतीय शासक के पतन ने मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान की राजनीतिक और धार्मिक राजधानियों कन्नौज और बनारस का अधिपति या स्वामी बना दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयचंद। देखिए, आपने चंदावर का युद्ध पढ़ा होगा। चंदावर का युद्ध जो है वह 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 में। अब जो चंदावर स्थान है वह चंदावर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कन्नौज और इटावा के बीच का क्षेत्र जो है वह चंदावर वहीं पर अवस्थित है। कन्नौज और इटावा के बीच जो है चंदावर अवस्थित है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कन्नौज और किस शासक के पतन, किस शासक की पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी जो है कन्नौज और बनारस का स्वामी बन गया? तो जयचंद। क्यों? क्योंकि जयचंद चंदावर के युद्ध में परास्त हुआ मोहम्मद गौरी से, और चंदावर जो है वह कन्नौज और इटावा के बीच का क्षेत्र था। 16 का आंसर हो जाएगा बी। गुजरात के अनहिलवाड़ पर आक्रमण करने पर मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया? तो गुजरात के अनहिलवाड़ पर आक्रमण करने पर मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने परास्त किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और कब आक्रमण किया था? 1178 ईस्वी में। गलत कथन को ढूंढें। कौन सा कथन गलत है? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गजनी की हार हुई। देखिए, यह गलत है। बताइए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी
एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पुनः 1192 में जब द्वितीय युद्ध होता है तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी की हार नहीं हुई बल्कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। प्रश्न गलत कथन को ढूंढे, तो पहला कथन गलत है, आंसर हो जाएगा ए। किस शासक ने हसन निजामी को संरक्षण दिया जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास ताज उल मासीर लिखा था? देखिए ताज उल मासीर किसने लिखा? हसन निजामी ने। अब किस शासक ने हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया। 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 निम्न में से कौन सा ओबलिसी कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य विरासत है? ठीक है, पहला कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, बिल्कुल कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, या 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुब मीनार की नींव, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो ए भी सही है, बी भी सही है। सी में 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी हमने बताया, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने भारत में अरबी सिक्का प्रचलित किया? आप सभी जानते हैं कि भारत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जिस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के को प्रचलित किया उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश यानी कि बी। और इल्तुतमिश ने जो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए उसमें जो तांबे का जो सिक्का था, तांबे के सिक्के का नाम दिया गया था जित्तल, और जो चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्के को नाम दिया गया था टंका। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, तांबे का जित्तल और चांदी का टंका। इल्तुतमिश के द्वारा भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के को जारी किया। दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत दिल्ली के सुल्तान की बागडोर किस शासक को सौंपने के साथ हुई? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, रजिया सुल्तान। जब इल्तुतमिश शासक था तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी सौंपी। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इसी समय से एक वंशानुगत जो परंपरा होती है कि राजा का बेटा या बेटी, ठीक है, पहले तो प्रायोरिटी दी जाती है बेटा को, लेकिन अगर बेटा उस योग्य नहीं हो तब फिर पुत्री को स्थान दिया जाता है या फिर अपने जो परिजन होते हैं उसे। तो यहीं से वंशानुगत बागडोर सौंपने की परंपरा शुरू हुई और इल्तुतमिश ने यह परंपरा शुरू की थी। ठीक है, लेकिन किसके कारण? रजिया सुल्तान को सत्ता सौंपी थी। ठीक है, तो प्रश्न है कि किस शासक को सौंपने के साथ? तो रजिया सुल्तान। 22 का आंसर डी। सुल्तान के अभिवादन के लिए सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? बहुत आसान प्रश्न है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। अब देखिए सिजदा का क्या मतलब होता है? सिजदा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। ठीक है, दंडवत यानी कि लेटकर प्रणाम करना, यानी कि शासक को दंडवत प्रणाम करेंगे तो वह सिजदा प्रथा थी। और पाबोस प्रथा क्या है? सुल्तान के पैर चूमना, यह पाबोस प्रथा थी। तो बलबन ने अपने समय में सिजदा पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा भी देखेंगे नौरोज फारसी उत्सव इसने प्रारंभ किया था। तो कई सारे कार्य बलबन के द्वारा किए गए थे। तो इसका आंसर ए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संस्थापित सरकारी बाजार को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकारी बाजार को अराय सदल के नाम से जाना जाता था। और जो बाजार के प्रबंधन के जो अधिकारी नियुक्त होते थे, बाजार प्रबंधन के अधिकारी, उसे सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता था, यानी कि मंडी का इंस्पेक्टर। अभी जो होता है ना मार्केट इंस्पेक्टर, सहना ए मंडी वह अधिकारी था। तो सरकारी बाजार जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया वह सराय अदल था। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी शुरू करने के अपने अभिनव विचार के लिए एडवर्ड थॉमस ने किस शासक को धनवानों का राजकुमार कहा था? तो धनवानों का राजकुमार एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था, प्रिंस ऑफ मनियर्स। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत कथन के लिए कोड का चयन करें। पहला, अमीर खुसरो ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करते हुए फारसी भाषा में तुगलकनामा लिखा है, यह गलत है। तुगलकनामा में अमीर खुसरो ने जीएसटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा की है, ना कि एमबीटी की चर्चा की है। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक और जीएसटी, ये मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, जीएसटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है उसमें गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा की है, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की। पहला कथन गलत। दूसरा,
इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में भारत का दौरा किया और किताब उल रेहला नामक पुस्तक लिखी। ये तो कथन सही है, लेकिन जिसमें उसने गयासुद्दीन तुगलक के शासन का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर गलत है। गयासुद्दीन तुगलक का नहीं, रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर हो जाएगा 26 का सी। निम्नलिखित में से गलत कथन को ढूंढें। अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कृषि कर विभाग था, सत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट में अपने अभियान के दौरान संस्कृत पांडुलिपि की पुस्तकें संग्रहित की, जिनका अजुद्दीन खान ने फारसी में अनुवाद किया, यह भी सत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने होली का त्यौहार मनाना शुरू किया, देखिए गलत है। सर्वप्रथम होली का त्यौहार एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने मनाना शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने होली का त्यौहार मनाया था। तो तीसरा गलत है। प्रश्न यह कि गलत कथन को ढूंढें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सल्तनत कालीन किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? बहुत आसान प्रश्न है। दिल्ली का काजी किसने इब्न बतूता को नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 28 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है कौन सा कथन गलत है? पहला, शमसुद्दीन शाहमीर कश्मीर के शाहमीर वंश का संस्थापक था, सत्य है। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, यह भी सत्य है। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर था। जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया, यह भी सत्य है। बाबर के शासन में कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, यह गलत है। कश्मीर जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा जो है वह अकबर के समय में बनता है। अकबर के समय में 1586 में, उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ चक्र शाह था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे यूसुफ शाह चक्र, यूसुफ चक्र शाह नहीं, कश्मीर का शासक यूसुफ शाह चक्र था। ठीक है, तो यह हो जाएगा अकबर, इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत दिया गया है। 29 का डी। वास्तुकला की सरकी शैली की उत्पत्ति किस स्थान से जुड़ी हुई है? तो सरकी शैली जौनपुर से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अंबाला और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित एक शहर को सुंदर बनाने के लिए लाए गए थे। उस शहर का नाम क्या था? बहुत आसान प्रश्न है। इसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अशोक स्तंभ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार जैसे कुछ स्थानों जो उस समय देखेंगे तो कई सारे कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे, और फिरोजाबाद में ही नई राजधानी को सजाने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक मेरठ से और दूसरा टोपरा से वह दिल्ली लाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक में दावा किया गया है कि सैयद वंश का संस्थापक पैगंबर का वंशज था। इस पुस्तक का लेखक कौन था? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक में दावा किया गया, बताइए तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, याहया सरहिंदी। अगला है निम्न में से गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, गलत कथन को चूज करना है। प्रश्न क्या है उसे देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, अच्छा, कोई एक ही स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है, पहला है लोदी वंश दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था, बिल्कुल सही है। और पहला वंश था जिसकी कमान अफगानों के हाथों में थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, बहलोल लोदी अपने दरबार में सरदारों को मसनद ए अली कहकर संबोधित करता था, यह भी स्टेटमेंट सत्य है। तीसरा, गजे सिकंदर लोदी के द्वारा लगाया गया एक कृषि कर था। देखिए, कृषि कर नहीं था गजे सिकंदरी जो था वह माप की एक इकाई थी, न कि कृषि कर था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सिकंदर लोदी ने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगाए, या तो सत्य है। तो गलत कथन प्रश्न में पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो युद्ध मैदान में ही मारा गया था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, देखिए आप जानते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ी जाती है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वह युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। 34 का आंसर हो जाएगा डी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में गलत कथन को खोजें। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पर विचार करें। पहला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई, सत्य है। मधुर विजयम
गंगा देवी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हरिहर के नेतृत्व में मदुरै के सफल अभियान का वर्णन किया गया है। देखिए, मधुर बीजम जो है वह गंगा देवी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें मदुरै के सफल अभियान का तो चर्चा है, लेकिन यह जो नेतृत्व है युद्ध जो है वह हरिहर के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। गंगा देवी अपने पति के युद्ध विजय के इसमें चर्चा किया है, और गंगा देवी के जो पति थे वे थे कुमार कंपन। ठीक है, तो इसका हरिहर के जगह पे कुमार कंपन होना चाहिए था, यानी स्टेटमेंट इसका होना चाहिए था मधुर विजयम गंगा देवी के द्वारा लिखी गई कृति है, जिसमें कुमार कंपन के नेतृत्व में मदुरै के सफल अभियान का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दूसरा गलत है, तो स्वाभाविक है दोनों सत्य होंगे। 35 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है? महमूद गवां के पत्रों का संग्रह कौन सी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रियाज उल इंसा। इसका आंसर डी, रियाज उल इंसा। सहजिया पंथ के संदर्भ में गलत कथन को खोजें। गलत कथन, सहजिया पंथ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, जो इसका पहला नंबर स्टेटमेंट है कि यह सूफीवाद से जुड़ा हुआ था, गलत है। जो सहजिया पंथ है वह सूफीवाद से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि मध्यकाल के दौरान देखेंगे तो हिंदू धर्म की भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट इसके सत्य हैं। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था से जुड़ी किस सामाजिक प्रथा के पतन में योगदान दिया? सती प्रथा बिल्कुल। अस्पृश्यता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भक्ति आंदोलन, यह भी सत्य है। बाल विवाह में भी कमी आई, यह भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस भक्ति संत ने सामाजिक समानता और आध्यात्मिक ओबली व्यक्तिगत भक्ति पर प्रकाश डालते हुए अभंग नामक भक्ति छंद की रचना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुकाराम। अभंग नामक भक्ति छंद की रचना तुकाराम के द्वारा की गई थी। अगला 40 नंबर प्रश्न, किस भक्ति संत ने भक्ति योग के मार्ग पर बल दिया, जिसमें अनुष्ठानिक प्रथाओं की तुलना में निस्वार्थ भक्ति पर जोर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रामानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को यहां पर बताना है। पहला, करैकाल अम्मयार एक प्रमुख महिला नयनार संत थी, जिन्होंने शिव को समर्पित 100 से अधिक भक्ति पदों की रचना की। सत्य है। पोन्नु सुंदरर जैसे नयनार संतों ने राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद मठवासी जीवन चुनकर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, यह भी सत्य है। तिरुवाचकम भगवान शिव के बारे में भक्ति छंदों का एक संग्रह है, यह भी सत्य है। ईसाई जंजियार नामक नयनार संत ने मंदिर में नर्तकी बनकर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी तथा बाद में शिव के लिए भक्ति पदों या कविताओं की रचना की। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। प्रश्न की गलत कथन को चुने, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। सही कथन का चयन करें। यहाँ पर पहला, सूफी मतानुयायियों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा अनुशंसित रूढ़िवादी और आचार संहिता को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, सूफी संत जो थे वे रूढ़िवादी विचारधारा को मान ही नहीं सकते थे, पहला सत्य। दूसरा, जलालुद्दीन रूमी ईरान के 13वीं सदी के एक महान सूफी संत थे, यह भी सत्य है। भारत में बसने वाले पहले सूफी संत अल हुजवारी थे, यह भी सत्य है। समा आध्यात्मिक संगीत का अभ्यास था और जिक्र सूफीवाद से जुड़े संगीत मार्ग है, यह भी सत्य है। सूफीवाद में खानकाह सूफी केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां सूफी गुरुओं की सभाएं आयोजित की जाती थी, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर सभी जो 5 स्टेटमेंट है, पांचों स्टेटमेंट सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है। और चलिए, पहला, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी ने रविदास को अपना गुरु बनाया था, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सत्य है। मीराबाई जो थी एक राजपूत कन्या थी और इन्होंने रविदास को अपना गुरु माना था, सत्य है। भक्ति जो श्री कृष्ण के जो भक्त थे उनमें सबसे बड़े भक्तों में से एक मीराबाई को माना जाता है। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, यह भी सही है। एकाशरण धर्म असमिया संत शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सत्य है। कबीरदास के दोहों के संकलन को बिजक के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। इसके चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्रश्न अगला 5वां नंबर देखते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस
अवधी भाषा में लिखी गई है, यह भी सत्य है। तो गलत कथन का चयन करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। 44, सिख धर्म के संबंध में गलत कथन को चुने। देखिए इसमें अगर आप गलत कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने 1699 ईस्वी में की थी, यह गलत है। खालसा पंथ गुरु तेग बहादुर के द्वारा नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। तो इसका डी नंबर स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखेंगे तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, सत्य है। गुरु नानक के द्वारा निर्मित पवित्र स्थान धर्मशाला अब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। और इन्होंने गुरु ग्रंथ सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि असत्य है। निम्न में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए त्रिपक्षीय में 3 पक्ष थे। कौन कौन 3 पक्ष थे ये महत्वपूर्ण है। एक था पाल, फिर था राष्ट्रकूट और था गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों थे लेकिन चोल इसका हिस्सा नहीं था। 45 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा प्रतिहार शासक धर्मपाल को हराने के बाद थोड़े समय के लिए मुंगेर पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागभट्ट नागभट्ट द्वितीय। आंसर हो जाएगा सी, नागभट्ट द्वितीय। किस प्रसिद्ध कवि और विद्वान को राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का संरक्षण प्राप्त था? तो आप देखेंगे कि जीन सेन एक प्रसिद्ध कवि होता है और एक प्रसिद्ध विद्वान था और इनको राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। वे जैन धर्म की दिवंगत शाखा के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जीन सेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी। गलत कथन को ढूंढें। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराकर बंगाल पर विजय प्राप्त की, यह भी सत्य है। बंगाल पर बख्तियार खिलजी की विजय ने बंगाल में खिलजी वंश के शासन की शुरुआत की, देखिए गलत है। बख्तियार खिलजी जो था वह खिलजी वंश से संबंधित नहीं रहा है। नाम इसका खिलजी जरूर है लेकिन एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था उस समय तो खिलजी वंश की स्थापना भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो दूसरा नंबर गलत है। हाँ, यह कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी की विजय ने बंगाल में गुलाम वंश के शासन की शुरुआत की। इसके बाद गुलाम वंश आता है। ठीक है, खिलजी वंश यहाँ पे नाम लगा हुआ है लेकिन खिलजी वंश का शासक नहीं था। खिलजी वंश के वास्तविक शासक देखें तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये सब खिलजी वंश के शासक थे। दूसरा गलत है। तो गलत कथन को ढूंढें तो बी नंबर ही गलत है, बाकी ये सब सत्य हैं। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है और उस समय किस मुगल शासक यहाँ पे गद्दी पर बैठा हुआ था? मोहम्मद शाह। और इस समय देखेंगे कि तख्त ताऊत को लेकर चला जाता है नादिर शाह। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो मयूर सिंहासन है, कोहिनूर हुरा, सबको लूट कर यहाँ से चला जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। और आज का 50वां और लास्ट सवाल है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने 100 सवाल डिस्कस किया था, मेडावल हिस्ट्री में 50 दिया गया है। अगला फिर जो जिस बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके मॉडर्न हिस्ट्री को अगले क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन को चूज करें। गलत कथन को बताना है। पहला, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था, सत्य है। शेरशाह के साम्राज्य में 49 सरकारें थी, यह गलत है। शेरशाह के समय में कुल 47 सरकारें थी। सरकार उस समय जो था वह जिला के रूप में, अभी जो जिला है वर्तमान का, उस समय सरकार कहलाता था। तो 47 सरकार यानी कि 47 जिले। ठीक है, तो दूसरा नंबर गलत है, बाकी ये दोनों भी सत्य हैं। तो कौन सा कथन गलत था? तो बी नंबर इसका गलत होगा। तो आज मेडावल हिस्ट्री का एमसीक्यू था, मेडावल हिस्ट्री का एमसीक्यू समाप्त हो गया। इसके पूर्व में हमने इसी बुक के पूर्व में आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल का मैं एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूं, इंडियन पॉलिटी का डिस्कस कर चुका हूं, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन हो चुका है और आज मेडाइवल हिस्ट्री का भी डिस्कशन समाप्त हो गया। अगला लेक्चर हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद जो भी चैप्टर होगा उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कई सारे लगातार एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा डिस्कस किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी इसका लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में हमारे ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे होंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC को ज्वाइन कर लें। ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित गाइडलाइन और मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।